गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजय श्रीवास्तव कक्षा 12 जीव विज्ञान की कक्षा में आपका पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके पहले की कक्षा में हम लोग जैव प्रौद्योगिकी का चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग के संबंध में कुछ टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी हमारी सहायता कर रहा है। उसमें हमने आपके बीच में कुछ विशेष टॉपिक्स का हमने चर्चा किया था और जिनमें हमने आपको रोगों के जांच के बारे में विशेष रूप से डिस्कस किया था और उसके अंतर्गत हमने आपको एलाइजा टेक्निक और RT-PCR जो दो बहुत फेमस टेक्निक हैं जिनके माध्यम से हम रोगों का जांच करते हैं या हमारे वैज्ञानिक करते हैं, हमारे डॉक्टर्स करते हैं। एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजार्मेंट एसे, जो कह सकते हैं आप एंटीजन एंटीबॉडीज के बीच में जो रिएक्शन होता है उस सिद्धांत पे काम करता है। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस का टेस्ट उससे करते हैं। और दूसरा हमने चर्चा किया था आपके बीच में RT-PCR का, जो आजकल सबसे कॉमन है कोरोना महामारी के समय में। हम सब लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो कुछ भी जो सामान्य आदमी है वो भी अखबार और मैगजीन पढ़ता है तो उसके सामने ये शब्द आता है RT-PCR। RT-PCR, RT का मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और PCR का अर्थ है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वास्तव में एक विधि है जिसमें RNA के सांचे पर DNA का निर्माण होता है। चूंकि कोरोना वायरस जो कोविड-19 वायरस है, नोवल वायरस है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बेसिकली RNA है। अब इस RNA से पहले DNA का संश्लेषण किया जाता है और फिर उस DNA का सीक्वेंसिंग करके उसको प्रोलिफरेट करके उसकी संख्या बढ़ा करके फिर उसके जो न्यूक्लियोटाइड बेस हैं, चार क्रम हैं, उनको वैज्ञानिक पढ़ते हैं और उसी से एक्यूरेटली ये निर्धारित करते हैं कि ये कौन सा सूक्ष्म जीव है, कौन सा विषाणु है। तो उसके बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं और उसके बारे में हम आगे जाएंगे। अब हम रोगों के उपचार के बारे में चर्चा करना चाहेंगे, जो है रोगों के उपचार में, रोगों के उपचार में, रोगों के उपचार में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है? तो इसको हमें है तो बहुत सारे ऐसे जो है चीज़ें बनाई गई हैं, रासायनिक यौगिक हमारे वैज्ञानिकों ने बायोटेक्नोलॉजी के सहायता से बनाया है, विकसित किया है और उनको हम अलग अलग क्षेत्रों में अगर बांटें तो किस किस क्षेत्र में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि बहुत सारे हार्मोन्स, आपने नाम सुना होगा। उसी तरह से बहुत सारे एंजाइम्स, और अन्य बहुत सारे ऐसे जो है रासायनिक यौगिक हैं जिनका संश्लेषण हमारे वैज्ञानिकों ने, जैव प्रौद्योगिकी के वैज्ञानिकों ने किया है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर सीधे आ जाता हूँ, अभी इन्हीं के बारे में मैं चर्चा करता हूँ। हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स कुछ विशेष रासायनिक यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर में कुछ विशेष अंतःस्रावी ग्रंथियों में श्रावित होते हैं या निर्मित होते हैं
और उनको वो ग्रंथियाँ सीधे हमारे रुधिर वाहिनियों में या कह सकते हमारे रुधिर में सीधे मुक्त करती हैं और वहाँ से वो हार्मोन्स हम अपने टारगेट कोशिकाओं या ऊतकों तक पहुँचते हैं और उनके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और उसके कारण वो उनको प्रेरित करते हैं कि वो ऊतक या कोशिकाएं क्या कार्य करें या कैसे वो अपना कार्य करें, वो निर्धारित करते हैं हार्मोन। कह सकते हो कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं लगभग वो हार्मोन के ही इन्फ्लुएंस में, उनके ही प्रभाव में होता है। तो इसमें अगर मैं इस क्षेत्र के अंतर्गत अगर किसी हार्मोन का चर्चा करूं तो आप लोगों को मालूम होगा, एक उदाहरण के लिए मैं अगर ले लूं कि जिसका उपयोग जैव प्रौद्योगिकी में किया गया है, आपने नाम सुना होगा इंसुलिन हार्मोन का। आपने इंसुलिन नामक हार्मोन का नाम सुना होगा। इसको हम चर्चा करना चाहेंगे आपके बीच में। इंसुलिन सभी आम लोग जानते हैं इंसुलिन क्या है। तो वास्तव में इंसुलिन एक हार्मोन है जो प्रोटीन के स्वभाव का होता है, प्रोटीनेशियस इन नेचर होता है और जो हमारे शरीर की अग्नाशय ग्रंथि की विशेष कोशिकाएं जिनको हम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, उनमें विशेष कोशिकाएं होती हैं बीटा सेल्स, वो उनको स्रावित करती हैं और वो वहाँ से रुधिर में मुक्त होकर के शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँचती हैं और शरीर की कोशिकाओं को प्रेरित करती हैं कि वो रुधिर से पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लें, अपने अंदर उसको लें, ग्रहण करें। कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में हम कह सकते हैं उपापचय में इंसुलिन का विशेष या प्रमुख रोल होता है। यही प्रेरित करता है कोशिकाओं को कि वो पर्याप्त मात्रा में जितनी आवश्यकता है उतना ग्लूकोज रुधिर से प्राप्त कर लें। अगर इसकी कमी हो जाती है किन्हीं कारणों से तो वह व्यक्ति जो है एक विशेष बीमारी से ग्रसित हो जाता है जिसको हम लोग मधुमेह कहते हैं, हिंदी में मधुमेह। ये बहुत आम बीमारी है, माना जाता है 10 में 4 लोगों को मधुमेह, या कह सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में हर घर में लगभग एक व्यक्ति जो है मधुमेह से पीड़ित है। इसको अंग्रेजी में डायबिटीज कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं और डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। सही कहिए तो डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस कहते हैं इसको। वास्तव में ये बीमारी जो मधुमेह है वो 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार मतलब एक को हम टाइप 1 कहते हैं, टाइप 1, और दूसरे को हम टाइप 2 कहते हैं, टाइप 2। टाइप 1 ये बचपन में ही हो जाता है, जब बच्चे छोटे होते हैं, जन्म लेते हैं तभी हो जाता है। किन्हीं कारणों से उनकी अग्नाशय ग्रंथि जो इंसुलिन का स्राव करती है वो त्रुटिपूर्ण हो जाती है या उसमें कमी आ जाती है, वो रोग से ग्रस्त हो जाती है, किसी कारण नष्ट हो जाती है, जिसके कारण उनमें इंसुलिन का स्राव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति जो है उनको हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ये शॉर्ट फॉर्म होगा IDDM। मतलब ऐसे लोगों को बचपन से ही जो है इंसुलिन का खुराक देना पड़ता है। दूसरा जो टाइप 2 है उसको कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, NIDDM। ये बड़े लोगों को होता है, जो 40 साल के हो जाते हैं लोग,
40 से ऊपर के हो जाते हैं। खासकर ऐसे लोग जो मोटापे से ग्रसित होते हैं, जो कह सकते हो कम कार्य करते हैं, फिजिकल वर्क कम करते हैं, उनमें ये कॉमन होता है। या काफ़ी तनाव लेते हैं, या किसी कारण से जो है उनका जो है अग्नाशय जो ग्रंथि है, पैंक्रियाटिक ग्लैंड है, पैंक्रियाज जो है वो किसी कारण से जो है रोग का शिकार हो गया है, उस उनमें जो है ये पाया जाता है टाइप 2। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी टाइप 2 के होते हैं। फिर ऐसे लोगों को जिनमें ये बीमारी पाई जाती है डायबिटीज मेलिटस, उनको कैसे जो है ठीक किया जाए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल कैसे किया जाए, कैसे रखा जाए। तो पहले से परंपरा थी मेडिकल साइंस में कि ऐसे लोगों को कृत्रिम इंसुलिन अर्थात कृत्रिम इंसुलिन उनको दिया जाता था, आर्टिफिशियल इंसुलिन दिया जाता था। अर्थात वो इंसुलिन वो भी जीवों से ही प्राप्त किया जाता था, सामान्य रूप से जैसे गाय बछड़ों से या पिग से, सुअर से। तो ऐसे जानवरों को जब उनका कह सकते हो बूचड़ खाने में जब वो कटते थे तो उनका पैंक्रियाज निकाल लिया जाता था, और उस पैंक्रियाज से जो है इंसुलिन निकाला जाता था, और उस इंसुलिन को जो है रोगियों को दिया जाता था। ये स्वाभाविक था उस समय, और इसका जो है विपरीत परिणाम उनके स्वास्थ्य पर पड़ता था, क्योंकि वो मानव शरीर का इंसुलिन तो होता नहीं था, वो पिग का होता था या काउस का होता था या किसी अन्य जानवर का होता था, जो मानव का नियरेस्ट सगा है या जो नज़दीक है उसका इंसुलिन होता था। तो इसका विपरीत प्रभाव यह होता था कि ऐसा इंसुलिन देने से रोगियों के शरीर में एक विशेष प्रकार की एलर्जी उत्पन्न हो जाती थी। एलर्जी मतलब अलग रिस्पांस उत्पन्न हो जाता था, वो परेशान होते थे। तो वैज्ञानिकों ने, हमारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने, हमारे जैव प्रौद्योगिकी के वैज्ञानिकों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से अर्थात डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से ऐसे मानव इंसुलिन की जो है खोज की। उन्होंने कह सकते हैं आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको तुम शार्ट में ऐसे लिख कर सकते हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्होंने, या जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से मनुष्य के जीन को, मनुष्य के उस जीन को जो इंसुलिन का स्राव करता है या इंसुलिन नामक प्रोटीनेशियस हार्मोन बनाता है, उसको पहचान करके जीवाणु के शरीर में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? जीवाणु के शरीर में, बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। और फिर उन बैक्टीरिया को, मान लीजिए मनुष्य का जो डीएनए है ऐसे, और फिर इसको जो है जीवाणु के शरीर में, अर्थात कोई जीवाणु है उसके शरीर में विशेष रूप से एक विशेष प्रकार की जो है कह सकते हो संरचना पाई जाती है, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ऐसे ये भी डीएनए का एक वृत्ति जो है, छोटा मॉलिक्यूल होता है डीएनए, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। इस प्लाज्मिड के सहायता से ये इसको जोड़ दिया गया, इसको लाया गया। हमने आपको पढ़ाया है कि कैसे उसको किया जाता है जब हमने जैव प्रौद्योगिकी के प्रक्रम और सिद्धांत पढ़ा रहे थे। इस प्लाज्मिड को कट करते हैं, फिर डीएनए को कट करते हैं, जो मानव का डीएनए, ह्यूमन डीएनए है, उसको जो है फिर यहाँ ला करके जोड़ देते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त हो जाता है। फिर इसको, ये जो प्लाज्मिड है, इसको फिर दूसरी जो है जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेश करा देते हैं इसको, और फिर ये रिकॉम्बिनेंट मतलब पुनर्योगज डीएनए के साथ प्लाज्मिड पहुंच जाता है। फिर इस बैक्टीरिया को, इसको कल्चर कर लेते हैं, बड़े टैंक में कल्चर कर लेते हैं जो न्यूट्रिएंट मीडियम से भरा होता है, और लाखों करोड़ों जो है बैक्टीरिया बनती है, उसका प्लाज्मिड भी विभाजित होता है और वो प्रोटीन बनाता है, अर्थात ये जो डीएनए है वो इसके अंदर इंसुलिन बनाएगा। तो जो इससे हम फिर जो है उससे जो है सेपरेट कर लेते हैं, फिर इंसुलिन को उससे अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि इंसुलिन का वास्तव में जो वो संरचना है वो कैसा है। जो इंसुलिन हार्मोन है
वास्तव में हमारे वैज्ञानिकों ने ये पता किया कि इंसुलिन नामक जो हार्मोन है वो दो न्यूक्लियोटाइड या दो पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। जो इंसुलिन हार्मोन है इसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, एक को हम अल्फा या ए कहते हैं, ए चेन कहते हैं, ए चेन श्रृंखला, और दूसरे को हम बीटा या बी चेन कहते हैं, बी चेन, बी श्रृंखला। वास्तव में ये जो अल्फा जो चेन है उसमें कुल 21 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, और जो बीटा चेन है उसमें कुल 30 अमीनो एसिड यानी 30 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। और ये दोनों चेन, मान लीजिए हमने ऐसे किया तो ये दोनों चेन ऐसे, अगर मान लीजिए एक अल्फा चेन है और एक बीटा चेन है, एक अल्फा या एक ए चेन है और एक बी चेन, ये दोनों चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जगह जगह पर, स्थान स्थान पर सल्फर के डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं, सल्फर बॉन्ड से जुड़े होते हैं और जुड़ जाते हैं। तो ऐसा जो है कार्य हमारे वैज्ञानिकों ने किया। उन्होंने ए चेन के जीन को पहचाना, इसके जीन को पहचाना, और उस जीन को जो है प्लाज्मिड की सहायता से आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीवाणु के शरीर में प्रवेश करा दिया। फिर इन जीवाणुओं को जो है कल्चर टैंक में, बड़े बड़े कल्चर टैंक में इनको ग्रो किया, इनका वृद्धि किया, ये लाखों करोड़ों कापी हुए, इसका डीएनए मल्टीप्लाई किया, इसने जो है उस प्रोटीन को बनाया जिसका डीएनए इसके साथ आया, जीन इसका जोड़ा गया था, अर्थात इंसुलिन को बनाया। तो अलग अलग इंसुलिन के चेन को इसने बनाया। वास्तव में होता क्या है कि ये जो इंसुलिन का चेन है, शुरुआत में जब ये प्रीमेच्योर होता है तो इसमें 3 चेन होते हैं, अर्थात अगर हम इसको, इस संरचना को ऐसे बनाएं, आप देखिए तो इसमें ये ऐसे चेन होते हैं, ऐसे ऐसे इस तरह से। मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक इसको कहते हैं कि ए चेन है, और ये जो यहाँ से इसका हिस्सा है और यहाँ तक ये बी चेन है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो ये हिस्सा है ये इसका सी चेन है। तो यहाँ से जब ये मैच्योर होता है तो इसका जो सी चेन है वो डिलीट हो जाता है, या इसको कट करके निकाल दिया जाता है, हट जाता है अपने आप शरीर के अंदर, और फिर केवल बचते हैं ए चेन और बी चेन, और फिर ये दोनों आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से एक पूर्ण इंसुलिन हमें प्राप्त होता है। ऐसा हमारे शरीर के अंदर स्वाभाविक रूप से होता रहता है। हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, सी चेन का संश्लेषण ही नहीं कराया, उनसे केवल मतलब था ए चेन और बी चेन से, अर्थात ए श्रृंखला और बी श्रृंखला से। तो उनको अलग अलग संश्लेषित करा करके और पुनः बाहर कोशिका के बाहर, जीवाणु कोशिका के बाहर ला करके उनको फिर से जोड़ दिया ए और बी को, और हमको एक पर्याप्त या मैच्योर जो है इंसुलिन प्राप्त हो गया। इस इंसुलिन को जो हमें प्राप्त हुआ ऐसे जा करके, क्योंकि उसको हमारे वैज्ञानिकों ने ह्यूमिलिन कहा, ह्यूमिलिन, ह्यूमिलिन मतलब ह्यूमन से, ह्यूमन इंसुलिन। क्यों? क्योंकि इसमें ये ह्यूमन से जो जीन प्राप्त किया गया था वो ह्यूमन जीन था, मनुष्य का डीएनए था, उसको ले जा करके डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की सहायता से प्लाज्मिड के माध्यम से जीवाणु के शरीर में डाला गया, और जीवाणु ने उसको उत्पादित किया, जिससे यहाँ से हम इसको सेपरेट या फिल्टर कर लेते हैं और उसको अलग कर लेते हैं, फिर उनको आपस में जोड़ देते हैं, दोनों चेन को डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और ऐसे कई बॉन्ड होंगे और हमको जो है इंसुलिन प्राप्त हो जाता है। ये सारा कार्य जो है वास्तव में अगर देन किसकी है तो इसमें एक बहुत मशहूर वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक सेंगर, जिनको हम फ्रेडरिक सेंगर जो है बहुत फेमस वैज्ञानिक हैं। उन्होंने ही सबसे पहले जो है
इसका जो है अमीनो एसिड की अल्फा और बीटा चेन पर कौन कौन से अमीनो एसिड पाए जाते हैं और उनका क्रम क्या है। तो फ्रेडरिक सेंगर ने ये खोज की थी कि इंसुलिन हार्मोन की जो दो श्रृंखलाएं हैं अल्फा और बीटा, उनमें कितने कितने अमीनो एसिड्स हैं और उनका क्रम क्या है, ये इन्होंने पता किया था। इसी सहयोग या इसी योगदान के लिए इनको 1958 में 1958 में नोबेल प्राइज दिया गया। यही नहीं, बाद में इन्होंने और एक काम किया, फिर इन्होंने इसके अलावा अभी तो इन्होंने अमीनो एसिड बताया, बाद में इन्होंने इसके जीन सीक्वेंस को अर्थात डीएनए में कौन कौन से न्यूक्लियोचार जो है किस क्रम में होंगे उसको भी इन्होंने ही जो है निर्धारित किया। और उसके लिए फिर उनको एक बार उनको 1958 में नोबेल प्राइज मिला और दूसरी बार इनको 1980 में 1980 में। तो दो बार फ्रेडरिक सेंगर को दो बार जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये बहुत कम लोगों को मिलता है नोबेल पुरस्कार और दो बार तो बहुत कम लोगों को मिला है। तो फ्रेडरिक सेंगर का नाम इसके लिए जाना जाता है। आपकी किताब में इनका चित्र भी बना हुआ है, लिखा भी हुआ है, आप वहाँ से और डिटेल में पढ़िए। तो इस तरह से हमारे वैज्ञानिकों ने जो है बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके कह सकते हैं इंसुलिन हार्मोन को जो है प्रयोगशाला में तैयार किया और वो भी मानव इंसुलिन, बिल्कुल मानव जीन की सहायता से, और जिसको हम लोगों ने ह्यूमलिन कहा, इसी से आगे जाकर के और इसमें सुधार किया गया। वर्तमान में जो और उचित और अच्छा उसको ह्यूमोलॉग कहते हैं, ह्यूमोलॉग। अब इस इंसुलिन को और अधिक जो है परिष्कृत कर दिया गया और अच्छा हो गया, जिसको ह्यूमोलॉग कहते हैं। अभी आप जब मार्केट में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा ह्यूमोलॉग, उस पर लिखा रहेगा rDNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है। तो ये आज के समय में जब कि कह सकते हो आप डायबिटीज जो है, मधुमेह जो है पूरे विश्वव्यापी एक रोग बना हुआ है कई देशों में, वहाँ पर हमें जो है मानव निर्मित या मानव डीएनए से या जीन से निर्मित जो है ह्यूमलिन या ह्यूमोलॉग प्राप्त हो जा रहा है, जिससे शरीर पे इसका बिल्कुल उसी तरह से असर पड़ता है जैसे हमारे शरीर के अंदर ये स्वतः बना हुआ है, जिससे हम लोग या जो रोगी हैं वो लोग जो पहले की समस्या थी तमाम एलर्जी आदि से बचे हुए हैं। तो इसी टॉपिक के साथ या कह सकते हैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसको यहाँ पर विराम देता हूँ और फिर हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।